कहानी की शुरुआत एक ऐसे शख्स वॉकर से शुरू होती है जो जंगल के बीच एक केबिन में रहता है। उसके पास बहुत सारा नशे का सामान यानी ड्रग्स होता है, लेकिन अब वह इन पर तेल छिड़ककर उन्हें जलाने की तैयारी कर रहा है। इससे लगता है कि वॉकर अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहता है, क्योंकि शायद पहले वह ड्रग्स की सप्लाई करता था, लेकिन अब वह ये सब छोड़ चुका है। इसके बाद कहानी में 4 लोग आते हैं, चार्ली, मिया, वेस्ट और जॉनी। ये लोग एक ट्रक को चुराते हैं जो वॉशिंग मशीनों से भरा होता है, जिससे पुलिस इनका पीछा कर रही होती है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये चारों ट्रक को रोकते नहीं, बल्कि और तेज भगाते हैं। पुलिस फायरिंग भी करती है, लेकिन कोई घायल नहीं होता। फिर जॉनी ट्रक से एक वॉशिंग मशीन उठाकर पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पर फेंक देता है, जिससे वह गाड़ी क्रैश हो जाती है। उस गाड़ी में कोटेज नाम का एक पुलिस अफसर होता है जो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब वॉकर की तरफ सीन आता है। वह एक स्टोर में होता है, अपनी बेटी एमी के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदता है। फिर वह अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है कि वह घर न आए, क्योंकि बेटी सो चुकी है। बातचीत से पता चलता है कि वॉकर अपनी पत्नी और बेटी से अलग रहता है और वह 1 साल पहले उन्हें छोड़ चुका था। फिर भी वह कहता है कि वह अब भी अपनी बेटी से प्यार करता है और उसे गिफ्ट जरूर देगा। फिर हम एक महिला पुलिस ऑफिसर एली को देखते हैं, जो एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पीट रहा था। तभी वॉकर वहां पहुंचकर उस आदमी को पकड़ लेता है। फिर कहानी वापस उन चारों, चार्ली, मिया, वेस्ट और जॉनी पर आती है। इन चारों ने किसी गैंग से बहुत सारा कर्ज लिया था और अब वे वॉशिंग मशीन बेचकर वह कर्ज चुकाना चाहते हैं। फिर वे एक कोरियन लड़के को पैसे देने जाते हैं, जो पैसे पाकर खुश हो जाता है और अपने अंकल को बाहर भेज देता है। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है जिसमें 3 लोग होते हैं और उनके पास हथियार होते हैं। बाहर बैठे वेस्ट और जॉनी यह सब देख लेते हैं और तुरंत अपने साथियों को कॉल करके आगाह करते हैं कि वे जल्दी वहाँ से निकल जाएं। वहीं गाड़ी में आए लोग कोरियन लड़के को मैसेज करके कहते हैं कि वह भी वहाँ से भाग जाए। जब वे तीनों लोग उस बार के अंदर घुसते हैं तो वहाँ भयंकर तबाही मचाते हैं, जिससे चारों तरफ गोलियां चलती हैं और कई लोग मारे जाते हैं। उधर वॉकर उस पुलिस ऑफिसर एली के साथ एक गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। दोनों रास्ते में थोड़ी बातचीत करते हैं। तभी वॉकर को एक सूचना मिलती है कि एक बार में गोलीबारी हुई है। वह तुरंत एली के साथ उस जगह पर पहुंचता है। वहां जाकर ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उसमें चार्ली की एक तस्वीर नजर आती है, लेकिन वॉकर उसे पहचानने से इनकार कर देता है। चारों ओर लाशें पड़ी होती हैं और वॉकर समझ जाता है कि वहाँ कुछ बहुत सीरियस हुआ है। इसके बाद वॉकर एक बड़े पॉलिटिशियन के पास जाता है, जो कि चार्ली का पिता है। वॉकर उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा चार्ली कहाँ है, क्योंकि उसकी तस्वीर बार की फुटेज में दिखी है। लेकिन पॉलिटिशियन कहता है कि उसे नहीं पता। वॉकर कहता है कि तुम्हारा बेटा इस घटना में शामिल हो सकता है, जिससे पॉलिटिशियन डर जाता है और धमकी देता है कि अगर वॉकर ने उसके बेटे सही सलामत वापस नहीं लौटाया तो वह वॉकर का एक पुराना राज सबको बता देगा कि कैसे वॉकर ने एक सरकारी वकील को पैसे देकर एक केस खत्म करवाया था। अब वॉकर मजबूर हो जाता है कि वह चार्ली को ढूंढे और उसे उसके पिता के पास लाए। दूसरी ओर हम एक कोरियन महिला को देखते हैं, जो एक बड़े गैंग की लीडर है। उसका बेटा उसी बार में मारा गया था। वह अपने भाई से पूछती है कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई। उसका भाई डरकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर हमें पता चलता है कि बार पर हमला करने वाले लोगों ने पहले ही उस कोरियन आदमी को मैसेज करके आगाह कर दिया था, इसीलिए वह बच गया था। फिर हम वॉकर को एक डॉक्टर के पास पहुंचते हुए देखते हैं, जो एक घायल कोरियन लड़के का इलाज कर रहा होता है। वॉकर उस लड़के से पूछता है कि बार में क्या हुआ था और फोंग यानी कोरियन लीडर के बेटे की मौत कैसे हुई। जब लड़का जवाब देने में हिचकिचाता है तो वॉकर उसे धमकाता है, जिससे डरकर वह लड़का बताता है कि 3 लोग बार में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उन्होंने मास्क पहन रखा था और वे बहुत ही खतरनाक थे, जैसे कोई राक्षस हो। वॉकर को इससे थोड़ी जानकारी मिलती है और वह वहाँ से निकल जाता है। अब वह हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसके कुछ पुराने पुलिस दोस्त होते हैं। उनमें से एक का नाम विंसेंट होता है। विंसेंट कहता है कि जिसने वॉशिंग मशीन पुलिस की गाड़ी पर फेंकी थी उसका नाम चार्ली है और वह लॉरेंस का बेटा है, जो एक ताकतवर आदमी है। फिर विंसेंट वार्निंग देता है कि हमने लॉरेंस के लिए काम करना बंद कर दिया है, लेकिन तुम अभी भी करते हो। अगर तुम उससे जुड़े रहोगे तो मारे जाओगे और हमें किसी भी तरह चार्ली तक पहुंचना है। वॉकर कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा और फिर अपने दोस्त कोटेज के पास जाता है, जो अस्पताल में बुरी हालत में भर्ती है। कोटेज की पत्नी रोते हुए वॉकर से कहती है कि उसके पति को जब होश आया था तो उसने सिर्फ वॉकर के बारे में बात की थी और कहा था कि वे 5 पुलिस वाले बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हमें पता चलता है कि वॉकर, कोटेज, विंसेंट और बाकी 2 पुलिस वाले एक बार ड्रग्स की चोरी करने गए थे, लेकिन तभी वहाँ एक और पुलिस वाला आ गया था। इससे पहले कि वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता, वॉकर ने उसे मार दिया था। यहीं से हमें वॉकर के अतीत का भी पता चलता है। वह भले ही अब पुलिस वाला है, लेकिन पहले वो भी गैर कानूनी काम करता था। दूसरी ओर मिया और चार्ली यहाँ से भागने की योजना बना रहे हैं। मिया अपने अंकल टियो के पास आती है ताकि वह उनके लिए नकली पासपोर्ट बनवा सके, जिससे वे किसी दूसरी कंट्री में भाग सके, जिससे टियो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उधर वॉकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एली से होती है। एली उसे कोरियन औरत क्लेरिस की फोटो दिखाती है, जिसका बेटा फोंग मारा गया है। वह
वह बताती है कि क्लेरिस अब चुप नहीं बैठेगी और अपना बदला जरूर लेगी। तभी वॉकर की बॉस भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में कहती है कि चार्ली को पहचानने के बावजूद वॉकर ने झूठ बोला, इसीलिए अब केस रिचर्ड को सौंपा जा रहा है। साथ ही वह एली को आदेश देती है कि अब वह सिर्फ रिचर्ड को रिपोर्ट करेगी। फिर वॉकर एली से माफी मांगता है और कहता है कि वह अब कोई गलत काम नहीं करेगा। तब एली बताती है कि चार्ली के साथ जो लड़की थी मिया, वह एक कबाड़ खाने में काम करती है और इससे वॉकर को आगे की सुराग मिल जाती है। दूसरी ओर पॉलिटिशियन लॉरेंस जब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी जाम में फंस जाती है। तभी क्लेरिस के आदमी जो मेन बाइक सवार होकर आ जाते हैं, वे उसे धमकाते हैं और क्लेरिस खुद लॉरेंस से कहती है कि उसके बेटे फोंग को मारा गया है और वह अब चार्ली को चाहती है, क्योंकि वह समझती है कि फोंग की मौत के पीछे चार्ली का हाथ है। फिर वे लॉरेंस को जिंदा छोड़कर चले जाते हैं और इससे लॉरेंस बहुत डर जाता है। इसी बीच वॉकर कबाड़ खाने पहुंचता है और टियो को पकड़ लेता है। वह कहता है कि वह पुलिस वाला है और एली की मदद कर सकता है, लेकिन पहले टियो को बताना होगा कि मिया और चार्ली कहाँ हैं। पहले तो टियो मना करता है, लेकिन जब वॉकर उसे धमकाता है तो वह डर कर सब बता देता है कि दोनों देश छोड़कर भागने वाले हैं और उसने उनके नकली पासपोर्ट भी तैयार कर दिए हैं। वॉकर टियो से कहता है कि जब पुलिस आए तो कह देना कि वह वॉकर को नहीं जानता। फिर पुलिस आने पर वॉकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर क्लेरिस अपने भाई से पूछती है कि जिस रात उसका बेटा मारा गया वह कहाँ था। उसका भाई कहता है कि फोंग ने उसे उस रात काम से हटा दिया था, इसीलिए वह बाहर चला गया और उसे कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। फिर जॉनी को पकड़कर लाया जाता है। जॉनी कहता है कि वह सिर्फ गाड़ी में बैठा था और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वह यह भी बताता है कि जो लड़की चार्ली के साथ थी उसे वह पहचानता है और वह क्लेरिस को वहाँ तक ले जा सकता है। अब हम मिया को देखते हैं जो पासपोर्ट लेने एक बार में आई है, क्योंकि उसे वहीं का पता मिला था, लेकिन वहाँ वॉकर पहले से मौजूद होता है। दरअसल उसने मिया को एक अननोन नंबर से मैसेज करके बुलाया था। वॉकर उसे पासपोर्ट देता है और कहता है कि वह पुलिस वाला है, उसकी जान खतरे में है और वह उसकी मदद कर सकता है। साथ ही पूछता है कि चार्ली कहाँ है। मिया कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन तभी वह देखती है कि 3 पुलिस वाले अंदर आ चुके हैं जो वॉकर के साथ काम करते हैं। मिया डर जाती है और कहती है कि बार में जो गोलीबारी हुई थी उसमें यही 3 लोग आए थे। उसने उनमें से एक का चेहरा देखा था। अब वॉकर अपने पुलिस साथियों से बात करता है। उनमें से विंसेंट कहता है कि मिया को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड चार्ली ने हमारे एक साथी को मारा है।